गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थियों का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम गंगा नदी अपवाह तंत्र जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था उसके पिछली क्लास में हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र के राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज थी जिसमें हमने यमुना, सोन, दामोदर और स्वयं गंगा के उद्गम और उसकी जो पूरी यात्रा है समुद्र में मिलने तक की उसका वर्णन किया था। आज हम देखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, गंगा नदी के जो बाई ओर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने उसके दाईं ओर से आने वाली जो सहायक नदियां थी जिनमें मुख्य रूप से जो मेन नदियां थी यमुना, जो मुख्य आपकी ये जैसे गंगा है तो जो मुख्य नदियां थी उसमें हमने एक तो देखा था यमुना जो वाराणसी में आके इनसे मिलती है। दूसरी हमने देखा था सोन नदी जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश में बहती हुई पटना में आकर पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। तीसरी हमने देखी थी दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में बहती हुई आपके अंत में जो गंगा नदी है उसमें आके हुगली नदी में मिल जाती है। तो इन तीन महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब हम देखेंगे हमारा गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तंत्र, जिसमें जो सबसे पहली नदी आती है वो है रामगंगा नदी। रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड में दूधा तेली रेंज है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ से बहने उत्तराखंड में ये बहती हुई आपका जो जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें ये इसके मध्य से होके गुजरती है। इसी में रामगंगा रिजर्वियर बनाया गया है। पिछले साल आपने डिस्कवरी चैनल पर मोदी जी की जो जिम नेशनल पार्क में जो यात्रा देखी थी रिवर के अंदर, जो वो मैन वर्सेस वाइल्ड जो आपका प्रोग्राम आया था डिस्कवरी चैनल पे, जिसमें उन्होंने जिस नदी में यात्रा की थी वो नदी यही है रामगंगा नदी। ये जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरने के बाद ये जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है ये उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश है उसके बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ के पश्चात जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये नदी जो है वो आपकी मुरादाबाद जो जिला है वहां पर प्रवेश करती है। मुरादाबाद जिले में प्रवेश करने के बाद ये आगे साउथ डायरेक्शन में बहती हुई बरेली के पश्चिम की तरफ बहती हुई आगे हरदोई, और हरदोई के आगे आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नदी गंगा का ये मेन गंगा रिवर है। इस गंगा रिवर के बाईं तरफ ये नदी आकर मिलती है। तो बाईं नदी में सबसे पहला जो तंत्र है वो हमारा रामगंगा का हुआ। दूसरा जो नदी तंत्र है वो है दूसरी जो नदी है वो है गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के गोमत ताल जो आपका पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्वियर है जो मुख्य रूप से इस साइड हमारा नेपाल है, यहाँ पर उत्तराखंड है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। इन तीनों बॉर्डर पर ये टाइगर रिजर्वियर है पीलीभीत। यहाँ पर गोमत ताल नामक स्थान है। गोमत ताल माधोतांड नामक कस्बा है, वहां से ये निकलती है। ये जो गोमती नदी है ये मानसूनी नदी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इसका जो स्रोत है कोई हिमनद नहीं है। ये सीधी उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसी नदी है तो उत्तर प्रदेश में से उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा से मिल जाती है। ये भी हरदोई के ये पूर्व की तरफ और हरदोई के जो रामगंगा थी वो पश्चिम की तरफ आ रही थी। तो आगे जाके ये नदी लखनऊ शहर होते हुए आगे जाकर हमारी जो गंगा नदी है लखनऊ के पश्चात इस गोमती में मिलते हैं। 2-3 शहर और आते हैं
ये हमारा गोमत ताल है, यहाँ से इसका पाथ शुरू होता है, लखनऊ, उसके बाद सुल्तानपुर, उसके बाद जौनपुर और वाराणसी से लगभग 40-45 किलोमीटर पहले ये नदी यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसी में एक और इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, साई नदी, जिसे आदि गंगा भी कहते हैं, वाराणसी से 40-50 किलोमीटर आगे। और इस तरीके से जो गोमती नदी है वो अपना जो क्रम है वो पूर्ण करती है। ये भी गंगा नदी के बाईं तरफ मिलती है। ये देखिए, ये आपका ये हमारा गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और गंगा नदी के बाईं तरफ ये नदी आकर मिलती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है घाघरा, या जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा और सरयू नदी का जो उद्गम है वो ट्रांस बाउंड्री पर हुआ है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ये आप यहाँ पर आपका तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र और नेपाल बॉर्डर पे इसकी उत्पत्ति होती है। ये पहले नेपाल के जो पश्चिमी भाग है वहां से गुजरती है। नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये अपना जो शिवालिक फुट हिल्स है उसको क्रॉस करती है ये नदी, तब नेपाल में इसकी 2 शाखाएं बन जाती है। इन 2 शाखाओं का नाम, एक कोरियाली नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी गीरवा नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में तराई मैदानों में प्रवेश करने के बाद इसका जो नाम पड़ता है वो घाघरा नदी या सरयू नदी के नाम से ये जानी जाती है। नेपाल में इसको कर्णाली नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो जितना भाग है आपका, ये पूरा यहाँ आपका ये पूरा नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, ये नेपाल है। यहाँ आपका तिब्बत बॉर्डर आ जाता है। तो ये संपूर्ण जो नेपाल है, इस नेपाल और तिब्बत की ट्रांस बाउंड्री से कई सारी नदियां भारत में, यूपी और बिहार में प्रवेश करती हैं। और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वो हमने आपको ध्यान हो तो मतलब ऊपर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, ये सभी, ये पूरा जो एरिया है ये तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जब हमने उत्तरी मैदान की चर्चा करी थी, भारत के उत्तरी मैदान, उसमें हमने जो भाबर प्रदेश था उसके बाद जो प्रदेश आता है वो तराई प्रदेश आता है। तो ये सारा तराई प्रदेश है जहां पर नेपाल से निकलकर सारी नदियां है वो भारत के अंदर प्रवेश है वो करती हैं। तो हम बात कर रहे थे घाघरा नदी की, जिसको नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है और उसके बाद इसका नाम पड़ता है घाघरा। इसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश में इसका नाम पड़ता है घाघरा, और आगे जाके ये नदी जो है वो बैराची के पास इस नदी में आकर शारदा नदी मिलती है। किसमें? घाघरा नदी के अंदर। ये बैराची है, ये आपकी घाघरा नदी है और थोड़ी सी आगे इसमें आकर मिलती है बैराची नदी। इसके बाद शारदा और घाघरा मिलकर बैराची शहर से होके गुजरते हुए ये पहुंचती है अयोध्या। अयोध्या के पश्चात ये अपना रूट है वो गंगा नदी के बाईं तरफ कवर करती हुई यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है और बिहार में एंटर करने के पश्चात रेवानगंज नामक स्थान बिहार का, वहां पर आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए, ये हमारी मुख्य गंगा नदी है। कौन सी? ये वाली, ये जो है ये हमारी मुख्य गंगा नदी है। यहाँ पर हमने इसके पहले देखी थी रामगंगा, फिर हमने देखी आपकी गोमती नदी, फिर हम देख रहे हैं अभी घाघरा रिवर। ठीक है, ये सारी जो घाघरा नदी है, ये देखिए सारा जो पार्ट है ये हमारा तराई मैदान के अंतर्गत आता है। नेपाल के जस्ट नीचे, यानी कि दक्षिणी नेपाल और उत्तरी हमारा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी का जो हिस्सा आता है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चौथी जो नदी आती है वो है आपकी गंडक नदी। ये भी ट्रांस बाउंड्री नदी है जो कि तिब्बत बॉर्डर
तिब्बत के दक्षिण और नेपाल के उत्तर में निकलती है। नेपाल के मध्य में से होके ये नदी है वो गुजरती है। इसको नेपाल में काली गंडक के नाम से जाना जाता है। भारत में ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर प्रवेश करती है। ये आपका यूपी है इस साइड और यहाँ पर हमारा बिहार है। जैसे ही ये इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करती है, यहाँ पर ये नदी है वो मियांडर बनाती है। मियांडर यानी कि जब नदी है वो सर्पाकार विसर्पाकार में इस तरीके से बहने लगती है तब इसको कहा जाता है मियांडर। नदी मियांडर क्यों बनाती है? क्योंकि इस समय इसके पास बहुत सारा अवसाद होता है जिसके कारण नदी है वो सीधे रूप में बह नहीं पाती है। अब जो अवसाद है उसका मियांडर के रूप में निक्षेप करती हुई नदी है वो आगे बढ़ती है। मियांडर को विसर्पाकार नदी भी कहा जाता है। तो ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर दोनों तरफ मियांडाकार में बहती हुई ये नदी यूपी में छापरा के निकट आपका गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो रूट है वो पूरा आपका गंडक नदी का है, जो नेपाल में काली गंडक और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है कोसी नदी ये भी आपका ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर इसकी उत्पत्ति होती है। इसको नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में यह बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद इसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी है वो बिहार का शोक भी कहलाती है, क्योंकि देखिए जितनी भी आपकी नेपाल से निकल के नदियां आती हैं ये सारी इस आपका जो निचला भाग है हिमालय का यहाँ पर आती हैं और अपने सारी खूब मात्रा में इस ट्रांस बाउंड्री नेपाल तिब्बत से निकल के ये नदियां सारी आती हैं और भारत में जैसे ही प्रवेश करती हैं अपने साथ कई मात्रा में पानी की मात्रा लाती है। और ये जो हमारे भारत का भाग है ये निचला भाग है जिसके कारण यहाँ बाढ़ बहुत जल्दी आती है। तो कोसी नदी जो है जो नेपाल से बहकर भारत में प्रवेश करती है बिहार के अंदर, और बिहार में ये बेगूसराय के पास कुशीनगर के पास ये आकर जो है वो यहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए जो कोसी नदी है इसको जो आपका बिहार है उसका शोक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये नदी ने अब तक 100 से ये नदी जो है वो 100 से 150 किलोमीटर तक, कितना 100 से 150 किलोमीटर तक पश्चिम की तरफ मूव कर रही है। कहाँ पर? पश्चिम की तरफ। ये नदी हर साल अपना रास्ता है वो चेंज कर लेती है। ये नदी पहले 100 से 150 किलोमीटर इस साइड बहती थी जो अब इस साइड बहने लगती है, यानी कि अचानक ये अपना रूट है वो परिवर्तित कर देती है और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है ये एक बहुत बड़ा कर्व बनाती है। ये नदी कर्व बनाने के कारण हर साल एक नया कर्व ये बनाती जाती है इस तरीके से और अपना ये जो रूट है वो चेंज करती जाती है। तो अब तक ये नदी जहां पूर्व में बहती थी वहां से अब तक पश्चिम की तरफ इसने लगभग 150 किलोमीटर तक अपना रूट चेंज कर दिया है, जिसका कारण इसके साथ भारी मात्रा में आने वाला अवसाद या सेडिमेंट है। साथ ही साथ टेक्टोनिक कारण भी वैज्ञानिक बताते हैं इस नदी के जो प्रवाह तंत्र है उसके शिफ्ट होने के कारण। तो इस तरीके से हमने जो हमारा जो गंगा नदी है इसके लेफ्ट साइड्स में मिलने वाली इन प्रमुख नदियों की बात करी, जिसमें हमने रामगंगा नदी देखी, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, सरयू, गंडक और कोसी ये सारी नदियां जो हैं ये तराई मैदान का निर्माण करती हैं भारत के अंदर। और इस तरीके से हमने हमारा पूरा जो चैप्टर है गंगा नदी अपवाह तंत्र का, इसके नीचे दक्षिण से मिलने वाली नदियां यानी कि इसके बाई तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियों में हमने बात करी थी यमुना की, उसके बाद हमने बात करी थी सोन नदी की और उसके बाद हमने बात करी थी दामोदर नदी की। ये तीन महत्वपूर्ण हैं। इन तीन नदियों की सहायक नदियां जिसमें चंबल, बेतवा, कैन, सिंध ये सारी नदियां हमने देखी थी जो अलग अलग जगहों पे यमुना नदी से मिलती हैं। और आज हमने
हमने बात करी जो गंगा नदी हमारी मुख्य गंगा नदी है, इस गंगा नदी के आपके लेफ्ट साइड से मिलने वाली सारी नदियां, जिसमें सबसे पहली आपकी रामगंगा मिलती है, फिर आपकी मिलती है गोमती नदी, फिर आपकी मिलती है घाघरा नदी, फिर आपकी शारदा, घाघरा और शारदा मिल जाती है, फिर हमने देखी गंडक, फिर हमने देखी कोसी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो राइट और लेफ्ट की तरफ मिलकर संपूर्ण इस गंगा नदी के अपवाह तंत्र को बनाती है। देखिए, गंगा नदी का अपवाह तंत्र मात्र इतनी नदियों से ही पूरा नहीं होता है, इसके इन सभी जो हमने आज देखी इन नदियों के साथ भी कई छोटी बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, तब जाके जो गंगा नदी है इसका अपवाह तंत्र पूरा होता है। तो इस तरीके से हमने अब तक हिमालय पर्वत के जो हिमालय पर्वत तंत्र था, इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र देखा था पूरा, जिसमें सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करी, और हमने दूसरी जो चर्चा करी है वो है गंगा नदी अपवाह प्रणाली। तो इस तरीके से हमारे हिमालय प्रवाह प्रणाली को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। थैंक यू।